हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोगों को खैर मकदम। मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ, एडवोकेट मोहम्मद मुकीम। मैं आज जिस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ वो CPC की जो है पर्टिकुलर केसेस से संबंधित है। और मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि अब तक ऑनलाइन क्लासेस चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का टिक प्रेस करने पे मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैं जुडिशरी पर्पज़ का ये चैनल है। जो बच्चे जुडिशरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं या जजेस बनना चाहते हैं या LLB एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुफीद है। और दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल को आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं अब अपने फैक्ट पे बात करूँगा। ये मामला है विशिष्ट मामलों में वाद। क्या है ये? विशिष्ट मामलों में वाद है। अब मैं इस पर चर्चा करूँगा। तो पहले चर्चा क्या है कि सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद में अपनी पदीय हैसियत में जो सरकार है उसको सरकार के खिलाफ मुकदमा कैसे लाया जाता है, या उसकी जो लोक अधिकारी द्वारा भी लाया जा सकता है या लोक अधिकारी के खिलाफ भी जो है क्या किया जा सकता है, मुकदमा किया जा सकता है। और ये बताया गया है, जो प्रावधान बताया गया है 79 से लेकर 82 तक, और आदेश जो है 27 तक है। यह आपको याद रखना है। कनेक्टिव जो है सेक्शन कहाँ है, 79 से लेकर 82 तक है, और आदेश कहाँ है, 27 में है। ये आपको दिमाग में रखना है। अब मैं बात करता हूँ कि टॉपिक पे आता हूँ और इस पर देखता हूँ क्या कहता है। टॉपिक है कि संहिता की धारा 79 के अनुसार, यानी संहिता की धारा 79 के अनुसार सरकार द्वारा, जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा या उसके विरुद्ध वादी या प्रतिवादी, कोई भी वादी या प्रतिवादी के रूप में प्राधिकारी, जो प्राधिकारी है ऑफिशियल है, केंद्रीय सरकार के द्वारा या उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ या केंद्र सरकार द्वारा वाद में भारत संघ होगा। कौन सा होगा? यूनियन ऑफ इंडिया होगा। तथा किसी राज्य के सरकार के विरुद्ध अगर या उसके द्वारा वाद हो तो राज्य होगा, वहाँ का स्टेट होगा। ये बात आप देखते होंगे। यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ बिहार, ये केसेस आप सुनते होंगे कि ये कहाँ के केसेस है। स्टेट ऑफ बिहार है, यूनियन ऑफ इंडिया, जो सरकार मुकदमा बनता है या वादी या प्रतिवादी हो या उसके खिलाफ हो तो उन विषय, मगर सेंट्रल है तो सेंटर ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया होगा, और स्टेट ऑफ यूपी, स्टेट ऑफ बिहार, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है धारा 80 का रोल। देखिए, धारा 80 से मुराद है सूचना से संबंधित जो कि सरकार या किसी लोक अधिकारी, जो कि सरकार या किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध वाद संस्थित किए जाने से पूर्व इन्हें क्या दिया जाना चाहिए। भाई, आप सरकार के खिलाफ मुकदमा ला रहे हैं या सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ आप मुकदमा ला रहे हैं तो आपको इन्हें 2 महीने पहले क्या सर्व होना चाहिए। धारा 80 के जो मुराद है, धारा 80 का जो मुराद है वो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार में भी शामिल है। क्या है? स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में भी क्या है, इंक्लूड है। के विरुद्ध किसी लोक अधिकारी, कोई भी पब्लिक ऑफिसर अपने पदीय हैसियत में, जो पदीय हैसियत के अंतर्गत किए गए कार्य के विरुद्ध कोई वाद तब तक संस्थित नहीं किया जाएगा जब तक वाद संस्थित किए जाने की सूचना, वाद संस्थित करने से 2 माह पूर्व निम्नलिखित प्राधिकारियों को तामील ला कर देगी। सूचना आपको नोटिस जो है 2 महीना पूर्व जो है आप उसको 2 महीना पहले नोटिस दे दें। नोटिस देने के बाद 2 महीना बीत जाए तभी अगर आपके खिलाफ की जो कोई भी ऐसे डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट को या कोई भी आपको सरकार के खिलाफ कोई ऑब्जेक्शन थी या सारी चीज़ें हैं, किसी तरीके से विवाद हो रहा है आपको स्टेट के खिलाफ, तो उससे कोई अराइज होते हैं, कोई मैटर्स होते हैं, तब तक कोई डिसाइड नहीं हो जाता है, तब तक 2 महीना का समय बीत जाता है। फिर आप कोर्ट में क्या है, आप सूट दाखिल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन दिया गया है। पहले देखते हैं कि वो सूट दाखिल 2 महीने पहले आपको नोटिस देना, उस चीज़ को बताना, ये चीज़, ये मैटर, ये विभाग को आपको नोटिस देना है। फिर पहले नोटिस दिए बगैर आप वहाँ सूट दाखिल नहीं कर सकते हैं।
अब पहली कंडीशन क्या है कि केंद्र सरकार के मामले में रेलवे को छोड़कर सरकार के सचिव को, जो केंद्र के मामले में है तो केंद्रीय जो है सचिव को देंगे, जो रेलवे को छोड़कर यहाँ ऑफसेट है या रेलवे को छोड़कर, रेलवे केंद्र में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक, डिपार्टमेंटल सिस्टम है। अब रेलवे के मामले में किसको दिया जाएगा, ये सवाल बनता है कि रेलवे के मामले में रेल प्रबंधक को दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में राज्य के मुख्य सचिव की अनपराधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा। राज्य सरकार के मामले में राज्य के मुख्य सचिव जो कलेक्टर को दिया जाएगा, ये बताया गया है। और उसके बाद में जब हम बताते हैं कि यदि मामला क्या है, यदि मामला बहुत ही शीघ्र या अविलंब अनुतोष वाला है, क्या है, फास्ट भी है और विलंब वाला है तो अनुतोष वाला है, तो सरकारी लोक पदाधिकारी के विरुद्ध 2 माह को नोटिस वाद संस्थित करने से पूर्व देना आवश्यक नहीं है। बहुत ही आवश्यक मामला, बहुत नेसेसरी मामला है उसे सुनवाई करने के लिए, तो उसमें यह नहीं कि 2 माह का नोटिस जो है देना आवश्यक है, किंतु न्यायालय से इसे जो है संबंधित स्वीकृति लेना, यहाँ न्यायालय जो है क्या करेगा, परमिट करेगा कि हाँ ये मामला लगता है बहुत इम्पोर्टेंस मामला है, ऐसे अर्जेंट्स है, इसे हेयरिंग करना ज़रूरी है, तब वो न्यायालय क्या है अपनी क्या एसेंट दे देगा, फिर मामले प्रोसीड हो जाएगा। किसकी परमिशन होगी, कोर्ट की परमिशन से ही मामले प्रोसीड होगी। अब देखते हैं धारा 80 के अधीन नोटिस वाद हेतु को उत्पन्न हो, जो धारा 80 के अंदर काज ऑब्जेक्शन जो है अराइज होते हो, अराइज होना चाहिए, बाद में ही दिया जाना चाहिए हो, ठीक। धारा 81 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध, कोई भी लोक अधिकारी के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत कार्य करने के लिए संस्थित हो, तो ऐसे अधिकारी को डिक्री के निष्पादन अतिरिक्त न तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। और यदि अपने कार्य में कोई छत्र बिना न्यायालय को उपस्थित नहीं हो सकता तो उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त प्रदान किया जाएगा। यह धारा 81 में भी व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त प्रदान करने की बात की गई है। धारा 81 में ये भी बात की गई है कि वो जो है उसके विरुद्ध अगर हैसियत के कार्य करने संस्थित है तो ऐसे अधिकारी डिग्री के निष्पादन के अतिरिक्त ना तो गिरफ्तार किया जाएगा और न ही जो है उसकी प्रॉपर्टी को क्या है कुर्क किया जाएगा, और वो कार्य क्षेत्र में बिना न्यायालय को उपस्थित नहीं हो सकता तो उसकी जो है जो व्यक्तिगत पर्सनल मुक्ति प्रदान कर दी गई को हाजिर भी नहीं हो सकता, ये बताता है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर 27 नियम 2। ऑर्डर 27 नियम 2 के अनुसार न्यायिक के कार्यवाही में सरकार के लिए कार्य करने के लिए पदेन या अन्यथा प्राधिकृत व्यक्ति मान्यता प्राप्त अधिकृता समझे जाएंगे। यानी जो 27 जो रूल 2 के अनुसार जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग में सरकार के लिए जो कार्य करने के लिए पदेन या अन्यथा प्राधिकृत व्यक्ति जो है मान्यता प्राप्त क्या समझा जाएगा, प्लीडर समझा जाएगा या अभिकर्ता समझा जाएगा या एजेंट समझा जाएगा, ठीक, सरकार का जो एजेंट है 27(2) में बताया गया है। अब 27(4) के अनुसार न्यायालय में सरकारी प्लीडर सरकार के विरुद्ध निकाली आदेश का लेने के प्रयोजन के लिए सरकार का अभिकर्ता होगा। जो सरकार द्वारा निकाली गई इशूज़ है, जो इशूज़ ऑफ प्रोसेस है, वो लेने के जो प्रयोजन के लिए सरकार का क्या होगा, एजेंट होगा या अभिकर्ता होगा, ये बताया गया है। अब हम बात करते हैं कि आदेश 27 नियम 5 के अनुसार न्यायालय वादपत्र का उत्तर के लिए समय नियत कर सकता है। 27(5) के लिए जो है कोर्ट क्या है वो कि जो वादपत्र का जो है समय नियत कर सकता है और उसके स्वविवेक अनुसार बढ़ा सकता है, लेकिन बढ़ाया गया समय जो है अधिकतम कितना होना चाहिए, 2 माह तक ही होगा। कितना होगा, अधिकतम समय कितना बढ़ा सकता है, वो 2 माह तक ही बढ़ा सकता है, ये कहता है 27 नियम 5। कितना अधिकतम समय देगा भैया, 2 माह तक होगा। ये आप दिमाग पे बसा के रखना, 27(5) में दिया गया है। अब देखते हैं अनदेशीय द्वारा या विदेशी शासकों, जो अनदेशीय है या विदेशी शासकों, राजदूतों या दूतों द्वारा या उनके विरुद्ध वाद या भूतपूर्व भारतीय राज्यों शासकों के विरुद्ध वाद। अब देखते हैं धारा 83 के अनुसार अनदेशीय निम्न अवस्थाओं में वाद ला सकेंगे। निम्न अवस्थाओं में क्या है, वाद ला सकेंगे जहां अनदेशीय शत्रु केंद्र सरकार की अनुमति से भारत में क्या है निवास कर रहे हो, ठीक। अनदेशीय शत्रु जो केंद्र सरकार के जो परमिशन से जो है भारत में क्या है निवास कर रहे हो। दूसरी कंडीशन ये है अनदेशीय में तो जो भारत में रहते हो ऐसे व्यक्ति वाद का विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद ला सकते हैं, ठीक।
जो अन्य देशीय शत्रु भारत की अनुज्ञा बिना निवास कर रहा हो वो भारत में वास स्थित नहीं कर सकता। अगर वो भारत सरकार में जो है अनुमति से नहीं रह रहा हो, फिर भी वो शत्रु है, वो दुश्मन है भारत देश का, तो किसी कोर्ट में क्या है वो मामला दाखिल नहीं कर सकता है। निवास विदेश में निवास कर रहा हो वो भी वास स्थित नहीं कर सकता अगर शत्रु है। ये धारा 83 का उल्लेख है। धारा 84 के अनुसार जब वाद उद्देश्य राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी या लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकारों का परिवर्तन कराना हो तो विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकते हैं। धारा 85 के अनुसार किसी राज्य के शासक अनुरोध पर इसकी केंद्रीय सरकार की राय सक्षम किसी व्यक्ति को अनुरोध पर केंद्रीय सरकार द्वारा या ऐसे विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति को विशेष रूप से नियुक्त किया जा सकता है। अब कहते अनुवाद कहते हैं, अनुवाद में तो अतिरिक्त जो है सूट की बात करते हैं। तो 27A के अनुसार जहां किसी वाद संविधान के अनुच्छेद 247 धारा अनुच्छेद 245 खंड अथा निर्दिष्ट कोई प्रश्न अंतर्गत है वहाँ पर महान्यायवादी जो महान्यायवादी या महाधिवक्ता को सूचना देने की पश्चात ही न्यायालय में उस प्रश्न का अदालत के लिए अग्रसर होगा। आदेश 28 के अनुसार सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक जो कि छुट्टी अभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और अपनी ओर से वाद लाने या प्रतिष्ठा करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकेंगे। सैनिक, नौसैनिक को भी ये बात की गई है कि वो अगर उनको छुट्टी नहीं मिलता है तो अपनी जो बात कोर्ट में रखने के लिए वो क्या है अभिकर्ता को या किसी वकील को क्या है वो नियुक्त कर सकेंगे। इस प्राधिकार व्यक्ति को स्वयं कार्य कर सकेंगे या प्लीडर नियुक्त कर सकेंगे। ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति उसके प्लीडर पर की गई तामील उचित तामील होगी। ठीक, ये बात कहती है आदेश 28। आदेश 29 के अनुसार निगम के विरुद्ध समन की तामील निगम पहला है निगम के सचिव या किसी भी निदेशक या अन्य प्रधान अधिकारी को की जा सकेगी। जो निगम का होगा वो सचिव होगा या किसी भी निगम का डायरेक्टर होगा या निदेशक होगा या कोई अन्य प्रधान अधिकारी हो तो उसको क्या है तामील की जा सकेगी। उसके रजिस्टर्ड कार्यालय में यदि कार्यालय नहीं हो तो उस स्थान पर जहां निगम का कारोबार चलता है छोड़कर ऐसे कार्यालय या स्थान के पते से भी चलता है छोड़कर तो समान कार्यालय ऐसे कार्य का स्थान पते से भी क्या है उस सर्व कराई जा सकती है नोटिस को। ठीक, निगम को संबोधित करके डाक द्वारा भेजी जाएगी। न्यायालय निगम सचिव को निदेशक के अनाधिकारी को सर्वसाधारण प्रश्न को उत्तर देने के लिए उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकता है, ये बताया गया है। अब डी देखते हैं आवेक्स के जो माइनर हैं अनसाउंड पर्सन जो व्यक्ति हैं द्वारा उनके विरुद्ध वाद कैसे लाया जाएगा। देखिए अगर इसमें दो चीज़ें, इसमें भी वादी और प्रतिवादी होंगे, इसमें वादी वादार्थ होंगे और वाद मित्र होंगे। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आदेश 32 में बताए गए हैं। आदेश 32 के अनुसार आदेश 32 में ऐसे वादों की प्रक्रिया विहित की गई है। क्या है? ऐसे वादों की प्रक्रिया विहित की गई है जिसमें आवेश या विकसित व्यक्ति पक्षकार होते हैं। क्या है? आवेश या विकसित व्यक्ति पक्षकार होते हैं। चूँकि आवेश या विकसित व्यक्ति समय अपना वाद संचालन करने के लिए सक्षम नहीं होते, उस समय अपना मुकदमा लड़ने के लिए क्या है कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। इसी कारण ऐसे व्यक्ति को वाद संस्थित करने के लिए वाद मित्र जो है, आप अगर वादी है तो वाद मित्र या उनके विरुद्ध वाद संस्थित करने के लिए वाद संरक्षक की आवश्यकता होती है। तो वाद संरक्षक क्या होगा? प्रतिवादी होगा। वाद मित्र क्या होगा? वादी हो गया। ठीक होते हैं, और उन्हीं के माध्यम से क्या होगा वो मुकदमा जो है संचालित होता है। और आदेश 32 नियम 1 के अनुसार आवेश द्वारा हर वाद उसके नाम ऐसे व्यक्तियों द्वारा संचालित किए जाएंगे जैसे वाद में आवेश की वाद मित्र कहलाया जाएगा। आदेश 32 नियम 2 के अनुसार जहां वाद मित्र के बिना वाद संस्थित किया जाता है वहां प्रतिवादी आवेदन पर वाद पत्र फाइल से निकाल दिया जाएगा। अगर वाद जो है आदेश 32(2) के अनुसार वाद मित्र के बिना अगर वाद संस्थित किया जाता है तो वहाँ प्रतिवादी जो के आवेदन पर वाद जो है वाद पत्र फाइल से क्या है निकाल दिया जाएगा। कौन आवेदन देगा? प्रतिवादी देगा, तभी निकाल दिया जाएगा। ठीक। आदेश 32 नियम 3 के अनुसार न्यायालय आवेश की यानी माइनर
पतवादी को लिए वादा संरक्षक नियुक्त करने का प्राधिकार है। इसके लिए आदेश आवेश के नाम पर उसकी ओर से वादी द्वारा किए गए आवेदन पर अभिप्राय कर सकता है। आदेश 32 नियम 4 के अनुसार निम्न व्यक्ति वाद मित्र वादा संरक्षक नियुक्त होने योग्य होंगे। ये कहाँ बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति जो है योग्य होंगे, तो आदेश 32 नियम 4 में बताया गया है। वो कहाँ का बताया गया? पहला कौन सा है? जो वयस्क जो है वो स्वस्थित हो, जो आवेश के हित के प्रतिकूल में कोई हित न रखता हो, उसके जो हित इंटरेस्ट में कोई जो है डायरेक्टली उसके में जो कोई इंटरेस्टेड न रखता हो, जो वादमित्र की दशा में पतवादी वादा संरक्षक की दशा में वादी ना हो, ऐसे व्यक्ति ने वादा संरक्षक होने के लिए सहमति दी हो। तो यदि वादा संरक्षक का कार्य करने के लिए व्यक्ति योग्य रजामंद न हो तो न्यायालय अपने पदाधिकारी किसी के लिए भी वो न्यायालय जो है किसी व्यक्ति को भी क्या है नियुक्त कर सकता है। आदेश 32 नियम 6 के अनुसार जो है आदेश 32 नियम 6 के अनुसार वाद मित्र या वादात संरक्षक न्यायालय की इजाज़त के बिना ना तो डिक्री या आदेश की पूर्व समझौते के तौर पर न ही आवेश के पक्ष में डिक्री या आदेश के अधीन धन या अचल संपत्तियों को आवेश की और से अभिप्राप्त कर सकेगा। आदेश 32 नियम 7 के अनुसार वाद मित्र या वादा संरक्षक न्यायालय के इजाज़त के बिना आवेश की ओर से कोई भी करार समझौती या उस वाद इस हैसियत से नहीं करेगा कि यदि ऐसा करार किया जाता तो आवेश से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध सुनकरी होगी। आदेश 32(9) के अनुसार वाद मित्र निम्न दशाओं में हटाया जा सकता है। कब हटाया जा सकता है? जब उसका हित आवेश के हित के प्रतिकूल हो जाए, जब उसकी संशक्ति पतवादी हो गया हो। ठीक। तीसरी कंडीशन कहता है जब वो अपना कर्तव्य पालन करने में असफल रहा हो, जब वो वाद लंबन के दौरान भागते बाहर चला गया हो, अन्य किसी भी पर्याप्त कारण होने पर उसे जो हटाया जा सकता है। तो आदेश 32 और रूल 9 के अंतर्गत ये हटाया जा सकता है। आदेश 32 नियम 10 के अनुसार आवेश के वाद मित्र निमित्त हटाए जाने मृत हो जाने पर आगे कार्रवाई तब तक रोकी रखेगी जब तक उसके स्थान पर वाद मित्र न नियुक्त किया जाए। तो क्या है? आदेश जो है 32 नियम 10 एक तरीके से क्या है, यहाँ केस जो है प्रोसीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है जब तक कोई अगर उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसे नहीं अपॉइंट कर दिया जाता है तब तक के लिए जो है ये स्टॉप रहेगी। ये कहा गया रूल बताया गया है आदेश 32 नियम 10 में बताया गया है। आदेश 32 नियम 11 के अनुसार जो है वादात संरक्षक निम्न दशाओं में हटाया जाएगा। जो 32(11) में बताया गया है कि जो वादात है वो जो पतवादी है उसे जो है संरक्षक उसी किन कंडीशन में हटाया जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है स्वयं वादात संरक्षक जो है क्या उसका हित में उसको जो है उसके हित में इसमें शामिल होता है, जहाँ वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, वाद के लंबन की दशा में क्या है उसकी मृत्यु हो जाती है या अन्य पर्याप्त कारण दिखाने पर उससे जो है हटाया जा सकता है। ये बताया गया है 32 नियम 11 में। अब बात करते हैं आदेश 32 नियम 12 के अनुसार वादी वो अवयस्क है जिसकी ओर से आवेदन लंबित है और व्यस्त होने पर ये निर्वाचित कर सकता है कि वाद या आवेदन नहीं चलाया जाएगा या नहीं। आदेश 32 नियम 13 के अनुसार ये एक अवयस्क के साथ वादी व्यस्त होने पर यदि वाद का निराकरण की वांछा करता है तो ये आवेदन कर सकता है कि सहवादी के हैसियत से उसका नाम काट दिया जाए और आवेदन की सूचना की तामील वाद मित्र को किसी सहवादी पर तथा पतवादी पर की जाएगी। आदेश 32 नियम 14 के अनुसार अवयस्क और वादी अवयस्क होने पर आवेदन कर सकता है और उसके नाम से वाद मित्र द्वारा संस्थित वाद अयुक्त या अनुचित है तथा अतः उसे खारिज भी कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद। किसके द्वारा? निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद अकिंचन वाद से संबंधित आदेश 33 से संबंधित कर बात करेंगे। अब हम बात करेंगे निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद। आदेश 33 निर्धन व्यक्तियों द्वारा वाद संस्थित किए जाने के संबंध में उपबंध करती है। मात्र धन के अभाव में कोई न्याय से वंचित न हो, इससे आदेश 33 को उपबंध किए गए हैं। मैं दोस्तों जहाँ तक कि निर्धन व्यक्ति से सवाल है कि निर्धन व्यक्ति भी मुकदमा लड़ सकता है, उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, उसके पास रहने के लिए खाने पीने के लिए जो भी आवश्यक छोड़कर वो निर्धन होता है। हालांकि जो न्याय है जो प्रेजेंट मॉडर्न युग है इसमें न्याय जो है जस्टिस जो है कि अच्छे खासे लोगों के हाथ का खेल है। जहाँ तक गरीब को न्याय पाने से
बहुत दूर है। गरीब बहुत लाखों दूर है, अब लाखों दूर होते जा रहे हैं। गरीब के लिए न्याय बहुत ही महंगा है, वो इंसाफ पा ही नहीं सकता है। इसके लिए इतनी प्रोविजंस, इतने विचार, इतने लंबे ट्रायल, वो ताकि कोर्ट के चक्कर लगाता रहता है, कोर्ट के चक्कर लगाता रहे, लेकिन इंसाफ से वो दूर होता जाता है। तो इस कारण से है कि गरीब के लिए जो है अभी तक जो है निचले स्तर तक अभी तक कोई उस पर जो है हाईलाइटेड नहीं किया है कि हमें किस तरीके से मुकदमा गरीब को अधिक से अधिक तरीके से कार्य किया जाए। तो अभी तक बहुत ही दुर्भाग्य है, और ये हम देखते हैं, इस पर टॉपिक पर चर्चा करते हैं। मुझे भावनाओं से नहीं कहना, जो किताब बता रहा है वो फैक्ट बना, हम उस पर चर्चा करेंगे, वो तो अलग की बात है। उस पर कहने के लिए बहुत लंबे वीडियो बन जाएंगे। मैं बात करूंगा आदेश 33 नियम 1 के स्पष्टीकरण 1 के अनुसार जो है, निर्धन व्यक्ति से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति है जिसके पास वाद दाखिल करने के लिए विहित न्यायालय शुल्क भुगतान करने का पर्याप्त साधन नहीं है, और जो न्यायालय को शुल्क देने के लिए उसके पास जो है पर्याप्त साधन नहीं है। दूसरी बात करता है, जहाँ फीस या ऐसी फीस विहित नहीं, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पास जो है 1000 रुपये से अनधिक मूल्य की ऐसी संपत्ति नहीं है जो डिग्री निष्पादन के कुछ छूट प्राप्त करने तो वाद विषय वस्तु से भिन्न है। मतलब कहने का बात, जहाँ ऐसी फीस जो है प्रिस्क्राइब नहीं है, वहाँ ऐसे व्यक्ति के पास जो है 1000 रुपये से अनधिक मूल्य की ऐसी संपत्ति नहीं है तो डिग्री निष्पादन में छूट प्राप्त है और वादी को विषय वस्तु से भिन्न है। ठीक, ये बताता है। और कहता है स्पष्टीकरण 2 के अनुसार जो है, आवेदक निर्धन व्यक्ति है या नहीं है, इस प्रश्न का विचार जो है करने पर संपत्ति में ध्यान रखा जाएगा। क्या है, इसे संपत्ति का ध्यान रखा जाएगा जिसको उसने निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की आज्ञा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के वाद और आवेदन विनिश्चय होने के पूर्व ही अर्जित किया जाएगा। क्या है, वाद लाने की आज्ञा के लिए जो है न्यायालय में उसे क्या है आवेदन पत्र जो है देना पड़ेगा। कोर्ट उसको क्या है डिटरमाइन करेगा, फिर उसके बाद में अर्जित किया जाएगा। ये कोर्ट के ऊपर निर्भर है। अब हम बात करते हैं आदेश 33 नियम 1 के अनुसार इस बात की जांच का कोई व्यक्ति निर्धन या नहीं है, प्रथम बार न्यायालय जो है जब लिपिकीय वर्ग या अधिकारी द्वारा की जाएगी। जो है लिपिकीय जो बाबू हैं उसको देखेगा कि मतलब ये निर्धन है कि नहीं है। नियम 2 के अनुसार आवेदनकर्ता के वाद मित्र के संबंध में विशिष्टियाँ होंगी। उसकी जंगम स्थावर संपत्ति की सूची उसके मूल्य के सहित संबंध होगी। जो उसकी जंगम संपत्ति होगी, प्रॉपर्टी होंगे, उस सारी सूची उसमें संलग्न होगी। ठीक, आदेश 33 नियम 5 के अनुसार निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की आज्ञा के लिए आवेदन न्यायालय के निम्नलिखित परिस्थितियों में अस्वीकार कर सकता है। न्यायालय जो है कुछ कंडीशन में है आवेदन को क्या है एक्सेप्ट नहीं करेगा। जहां आवेदन विहित ढंग से पेश नहीं किया गया, जो आपका आवेदन है जो प्रिस्क्राइब्ड मेथड बताया गया है उस तरीके से आपने जो है कोर्ट में पेश नहीं किए हैं तो वो क्या है अनएक्सेप्टेड हो जाएगा। जहां आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है, क्या है अगर वो शो हो जाता है कि ये आवेदक निर्धन व्यक्ति नहीं है, वहाँ आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जहाँ आवेदन करने वाला व्यक्ति आवेदन पेश करने से पूर्व 2 माह के अंदर कपटपूर्ण रूप से अपनी संपत्ति के बयान कर चुका हो, अगर वो कपट कर रहा फ्रॉड कर रहा हो कि अपनी संपत्ति को पहले 2 महीना पहले बेच चुका हो, वहाँ पर क्या आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। जहाँ उसने उसके अभिकथनों में वाद हेतु दर्शित न हो, जो उसने अभिकथन किया है का ऑब्जेक्शन ही न शो करता हो। 5वीं बात करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति ने प्रस्ताववाद के विषय में ऐसा करार कर लिया हो जिसके अधीन अन्य व्यक्ति ने ऐसी संपत्ति में हित प्राप्त कर लिया हो। 6ठी बात करता है, जहाँ आवेदन तत्समय प्रवृत्ति की विधि के अधीन वर्जित है। 7वीं बात करता है, जहाँ किसी अन्य व्यक्ति मुकदमेबाजी के लिए वित्तीय मदद का करार किया हो। ये बात कहता है। आदेश 33 नियम 9 के अनुसार निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की आज्ञा पतवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर 7 दिन लिखित सूचना वादी को दिए जाने पर, यानी आदेश 33 नियम 9 के अनुसार निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की जो आज्ञा है पतवादी या सरकारी प्लीडर के आवेदन पर, किसके सरकारी या पतवादी के प्लीडर के आवेदन पर 7 दिन की लिखित सूचना वादी को दिया जाए। 7 दिन के जो है लिखित सूचना वादी को दिया जाए। वाद न्यायालय द्वारा निम्नलिखित दशाओं में क्या है पद विड्रॉल किया जाएगा। यदि
वादी के दौरान तंग करने वाला अनुचित आचरण का दोषी है। जो वादी है, जो वाद दाखिल किया गया है वो क्या है, अनुचित है, तंग करने वाला है, अनुचित आचरण है, तो उसे विड्रॉल किया जाएगा। ये प्रतीत होता है, ये लगता है, ये अपीयर्स होता है कि वादी साधन संपन्न हो गया है। जो वादी है वो संपन्न हो चुका है, तब भी क्या है, विड्रॉल कर सकता है। यदि वादी के विषयवस्तु ऐसा कार्य कर लिया है कि जिससे अन्य व्यक्ति को इसे विषयवस्तु हित प्राप्त हो गया हो या अन्य विषय का विषय हो, तब भी विड्रॉल हो सकता है। ये 9 में बताया गया, 33 में बताया गया है। आदेश 33 रूल 10 के अनुसार यह वादी सफलता हो जाता है, जब वादी जो है सफलता हो जाता है तो न्यायालय द्वारा कोर्ट फीस वादी के प्रदान की जाएगी। जब उसे संपत्ति, जब वो क्या नाम है, कोर्ट में विजय प्राप्त कर लेता है तो उससे जो कुछ उससे प्राप्त आय होती है उससे क्या है, उससे कोर्ट फीस वसूल कर ली जाएगी और वाद की विषय वस्तु पर प्रथम भार होगी। राज्य सरकार द्वारा उस पक्षकार को वसूली की जाएगी और उसे देने के लिए दायी होगा। जो उसको देना है उसे देना पड़ेगा। यानी आप जो है बगैर पैसा दिए सिविल मुकदमा आप लड़ नहीं सकते। सिविल मुकदमा लड़ने के लिए या दीवानी मुकदमा लड़ने के लिए आपको कोर्ट फीस देना ही देना तय है, ये बताया गया है। नियम 11 के अनुसार यदि निर्धन व्यक्ति वादी में असफल हो जाता है, नियम 11 के अनुसार यदि निर्धन व्यक्ति वादी असफल हो जाता है तो उसकी दी गई आज्ञा जो है क्या है, विड्रॉल कर ली जाएगी और सहवादी के तौर पर जोड़े व्यक्ति को कोर्ट फीस देने का आदेश करेगा। तब भी जो है उसके जो सहवादी हैं या कोई भी हैं, अगर उसे जोड़े गए व्यक्ति को जो है कोर्ट फीस देने का क्या करेगा, आदेश तय करेगा। वाद का उपशमन जो है यदि वादी की मृत्यु के कारण होता है तो कोर्ट फीस जो है मृतवादी के संपत्ति में राज्य सरकार वसूल कर ली जाएगी। ठीक, कहीं भी आपको सरकार छोड़ती नहीं है। आदेश 33 नियम 15 के अनुसार यदि निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने के लिए संस्थित आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता है तो वाद पुनः वैसे ही प्रकृति के आवेदन संस्थित करने शुरू हो जो आदेश 18 के अनुसार केंद्र सरकार, राज्य सरकार निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त विधिक सहायता सेवाओं की व्यवस्था के लिए अनुपूरक उपबंध बना सकती है। इनके क्रियान्वित करने के लिए उच्च न्यायालय राज्य सरकार के पूर्ण अनुमोदन के लिए नियम बना सकेगी। ठीक, अब बात करते हैं हम अंतर्विवेचनीय वाद, इंटरप्रेटर सूट के। इंटरप्रेटर सूट क्या है कि आदेश 38 नियम 35 में क्या है, ए और बी, यानी एक घर है और एक घर में एक किराएदार रहता है और उस घर के तमाम लोग आकर निकल जाते हैं कि साहब ये मेरा हक है, ये साहब ये मेरा हक है, ये साहब मेरा हक है। तो किराएदार को समझ में नहीं आता है कि किसका हक है। तो वो व्यक्ति कोर्ट में जाता है, कहता है कि एक्चुअल में कोर्ट में ही वो पेमेंट करता, पेमेंट जो किराया है वो किराया का है क्या, कोर्ट में पेमेंट करेगा और वो पार्टी उसको अपना तय करेंगे, कोर्ट ही तय करेगा कौन किसका एक्चुअल मालिक है। तो इसी बीच में कहता है अंतर्विवेचनीय वाद धारा 88 और रूल 35 में, ये सॉरी आदेश 35 में है। संहिता के धारा 88 में अंतर्विवेचनीय वाद संबंधित उपबंध किए गए, जबकि आदेश 35 से उससे संबंधित प्रक्रिया को उपबंध भी किया गया है। अंतर्विवेचनीय वाद ऐसा वाद जिसमें मुख्य विवाद वादी और प्रतिवादी के बीच न होकर प्रतिवादियों के बीच वास्तविक रूप में होता है। इसमें वादी प्रतिवादी के बीच में न होकर कि प्रतिवादियों के बीच में वास्तविक रूप से होता है। इसमें वादी ऐसी संपत्ति जिसके संबंध में विवाद है केवल संपत्ति के प्रभावी और खर्च का दावा करता है। धारा 88 के अनुसार दो या दो से अधिक व्यक्ति ऋण के धनराशि के लिए चल या अचल संपत्ति के संबंध में एक दूसरे के विरुद्ध विवाद में दावा वादी से करते हैं और वादी ऐसे ऋण धनराशि या संपत्ति इसके खर्च के लिए अतिरिक्त अन्य कोई हित नहीं रखता है तो उसे सफल व्यक्ति को देने के लिए तैयार है। इसमें कहता है इसमें जो है धनराशि या संपत्ति से खर्च के अतिरिक्त कोई अन्य हित नहीं रखता है तो ऐसे सफल व्यक्ति को देने के लिए तैयार है। और पक्षकारों के बीच में ऐसा कोई वाद या पूर्व लंबित नहीं हो तो पक्षकारों के अधिकारों को निर्धारित करता है। तो ऐसी स्थिति में वादी एक अंतर्विवेचनीय वाद न्यायालय में दायर करने के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है और निश्चय करने के लिए इनमें से किससे प्रदान या संदाय किया जाए। ठीक, आदेश 35 नियम 1 के अनुसार प्रत्येक अंतर्विवेचनीय वाद पत्र के अतिरिक्त कथन हो कि वादी प्रभाव खर्च के लिए और दावा की रीति किसी भी हित का दावा विलंबित या विषय वस्तु में नहीं करता है। प्रतिवादियों को पृथक किए गए दावे कथित होंगे और ये कथन होगा कि वादी प्रतिवादियों में से किसी भी प्रतिवादी को बीच दुरासंधि नहीं हुई है। आदेश 35 नियम 2 के अनुसार न्यायालय में जमा किए जाने की वाली अभिरक्षा में रखे जाने वाली संपत्ति वादी को आदेश पर
पूर्व न्यायालय में जमा करनी होगी। न्यायालय 4 के अनुसार न्यायालय पहले सुनवाई घोषित कर सकता है कि वादी प्रतिवादी के पक्ष सभी दायित्वों को उन्मोचित हो गया है और उसके खर्च अधिनिर्णित करके वाद खारिज कर दिया जाएगा और न्याय सुमित सुविधा की दृष्टि से अंतिम निपटारा हो जाने तक पक्षकार बनाए रख सकता है। न्यायालय दावा की चीज़ को ऐसा हक को निर्णय कर सकेगा। ठीक, न्यायालय ये भी निर्देश दे सकता है कि विवादक विचारणा की जाए तथा उनके विचारण में किए गए मूल वाद को बदले में या उसके अतिरिक्त किसी भी दावेदार वादी बना दिया जाए। आदेश 35 नियम 5 के अनुसार विक्रेता अपने मालिक पर या विदारी के भूमि स्वामी पर अंतर्विरोधी वाद नहीं ला सकता है। ये आपको पूरी हमने आपको फैक्ट बता दिए गए हैं। कल दोस्तों हम प्रश्न कोश पर चर्चा करेंगे इससे संबंधित। दोस्तों मैं अभी यहीं तक अपना वीडियो विराम लगाता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।